Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Yasir Yamin and I welcome you all in this session. My friends, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं बिल्कुल एक फास्ट ट्रैक बैच की या एक फास्ट ट्रैक सेशन की, जिसके अंदर आप मेरे साथ स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग का पेपर कवर कर रहे होंगे। स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग का पेपर आपका एक प्रोफेशनल एग्जाम है और इस प्रोफेशनल एग्जाम के लिए जरूरी है कि आप अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड बनाएं। जब तक आप अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं बना लेते तब तक सारी बात करना इसके ऊपर बेकार है। मेरा नाम यासिर यामीन है और इंशाअल्लाह ताला इस पेपर को मैं आपके साथ लेके चलूंगा। इससे पहले कि मैं बात स्टार्ट करूं, शायद कुछ लोग मुझे जानते होंगे लेकिन बहुत सारे लोग शायद नहीं भी जानते होंगे, तो थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, प्रोफेशनली मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, एक फेलो मेंबर हूं ACCA का, उसके साथ साथ एक मैं चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हूं। पिछले लगभग 12 साल से तकरीबन मैं प्रोफेशनली पढ़ा भी रहा हूँ। डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर फिजिकली पढ़ाया, डिफरेंट एरियाज के अंदर ऑनलाइन पढ़ाया और अब आपके सामने अपने प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। इसके अलावा पिछले 10 से 12 साल से मैं मोर देन अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोफेशनल इंडस्ट्री एज वेल। थोड़ा सा काम स्टार्ट किया था ऑडिट के एक्सपीरियंस से, ऑडिट के एक्सपीरियंस के बाद इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लिया है और आज एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम कर रहा हूं रिलेटिवली एट अ सीनियर पोजीशन। मेरा जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो इस सारे के सारे पेपर को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है। जो सारी जिंदगी में मैंने काम किया, शायद उनमें से बहुत सारे एरियाज आपके एग्जाम के अंदर होते हैं, या मैं ऐसे बोलूं कि जो मैंने पढ़ाया वो बहुत सारे एरियाज में ऑलरेडी रियल लाइफ के अंदर उनको विटनेस कर चुका हूं, उनके ऊपर काम कर चुका हूं या उन पे काम करवा चुका हूं। तो मेरे जब भी आप लेक्चर्स लिया करेंगे या मेरी बात जब भी सुना करेंगे तो उसके अंदर पूरी कोशिश ये होती है कि आपको एक रियल लाइफ टच दिया जाए। मैं अपनी सारी बातों को कोशिश जरूर ये करता हूं कि उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकूं, रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट कर सकूं। जो काम मैंने खुद से किया हुआ है, जो काम मैंने खुद से देखा हुआ है, उसी बात से मैं कनेक्ट कर सकूं, एक एग्जाम्पल देने के अंदर बात को समझा सकूं आपको। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू बात समझा सकूं। जो अब आप मेरे साथ प्रोग्राम करने चल रहे हैं ये आइडियली एक 30 डे चैलेंज प्रोग्राम है। इस 30 डे चैलेंज प्रोग्राम के कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं जो मैं आपको शुरू में ही बताना चाहूंगा। पहली बात ये कि ये जो हमने प्रोग्राम आपके लिए बनाया है, ये बनाया है विद अ प्योर एग्जाम फोकस्ड अप्रोच। वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने पास्ट के अंदर ये कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग जैसी चीज पढ़ी हुई है, वो सारे स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी ये सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि पता नहीं एग्जाम के अंदर जाएंगे तो पेपर पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या सर मैंने तो पिछले 3-4 अटेम्प्ट किसी से पढ़ा था लेकिन अभी उतनी तैयारी उतनी अच्छी नहीं नजर आ रही है कि एग्जाम के अंदर जा पाए, या खुदा ना ख्वास्ता वो सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली एक बार इस पेपर को अटेम्प्ट करके या शायद मल्टीपल बार इस पेपर को अटेम्प्ट करके इसके अंदर फ्लंक हुए में हैं। उन सारे बच्चों के लिए ये वाला एग्जाम कोर्स डिजाइन किया गया है विद प्योर एग्जामिनेशन अप्रोच। मेरा टारगेट इस कोर्स को लेके इस पूरे मैकेनिज्म, इस पूरी स्कीम को लेके आपके साथ ये है कि जरूरत से ज्यादा लंबी नहीं करनी है आपके साथ, जरूरत से ज्यादा लंबी नहीं करनी। पहला ऑब्जेक्टिव यह है कि आपने अगले 30 दिन के अंदर अंदर मेरे साथ वो टाइम स्पेंड करना है कि अगर ये टाइम स्पेंड कर लिया जाए तो आपका पेपर पास। देखिए एट द एंड ऑफ द डे, देखिए आप जो स्टूडेंट्स हैं ना वो रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स नहीं है। रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हमारे साथ बिल्कुल शुरू से चलते हुए आ रहे होते हैं, बल्कि अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मेरे साथ 6-6 महीने का ये कोर्स पढ़ते हैं। तो जो स्टूडेंट 6-6 महीने से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं उनके साथ तो हम बहुत लंबी करते हैं, यानी जो चीज कोर्स में नहीं भी होती अक्सर वो चीज भी बता देते हैं, इधर उधर सारी चीजें बता देते हैं, इधर उधर के सवाल भी उठा के करा देते हैं, कोशिश करते हैं उनको इतनी प्रैक्टिस करा दें कि साला दिमाग से निकल ही ना पाए। लेकिन आप जो मेरे बच्चों हो ना, मेरे बच्चों आप जो स्टूडेंट्स हो, मेरा आपके लिए टारगेट यह है कि प्योर एग्जाम फोकस्ड अप्रोच, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आपने ये प्रोफेशनल एग्जाम निकालना है ना, तो प्रोफेशनल एग्जाम आपके लिए निकालने का सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि रादर देन कि आप सारी की सारी चीजों को थोड़ा क्वालिटी के साथ कवर करने की कोशिश करें। जो कोर एरियाज मैं आपको फोकस करवाना चाह रहा हूं, आप इन कोर एरियाज को बहुत अच्छे तरीके से फोकस कर लें। अगर ये कोर एरियाज आपके कवर हो गए ना, तो बाकी चीजें छोटी छोटी चीजें तो आप नोट से भी कवर कर सकते हो। वो बाकी छोटी छोटी चीजें तो आपने शायद पहले अपनी किसी ट्यूटर से भी पढ़ी हुई होंगी या शायद मेरे ही किसी कोर्स के अंदर पढ़ी हुई होंगी। मेरा टारगेट छोटे एरियाज पे फोकस करना नहीं है।
मैं अक्सर एसबीआर में आने वालों को ये समझा समझा के थक जाता हूं, और खास तौर पे क्रैश के स्टूडेंट्स को ये समझा समझा के थक जाता हूं कि छोटा सोचना छोड़ो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, वो अब मिसाल के तौर पे IS-40 है, IS-40 पे जमाने लगा रहे हैं। भाई क्यों लगा रहे हो? IS-40 छोटा। एसबीआर के अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हो तो उसके सामने एसबीआर एक आसान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है यार। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपने रखी है फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, रेंटल, या दोनों, आसानी तो है। मार्क टू मार्केट ही तो करना है, उसके अंदर टेक्निकल क्या है? अब उसके सामने इतना सारा टेक्निकल मवाद छुपा हुआ है कि आप एक IS-40 के लिए सारी चीजें सैक्रिफाइस कर दें, समझ में नहीं आती। अच्छा, इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि मैं आपको ये कवर नहीं कराऊंगा भाई, कहीं ये मतलब नहीं है कि मैं कवर करा रहा हूं, इसी क्रैश में भी ये सारी चीजें कवर करा रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि आपके लिए शायद कितनी डोज जरूरी है। भाई अगर आप ऐसे इंसान होते ना, अगर आप ऐसे इंसान होते ना जिसको मुझे ट्रेन करना होता लंबे अरसे तक, अगर आप फॉर एग्जांपल ओलंपिक्स के चैंपियन बनने जा रहे होते, अगर आप एक रॉ स्टूडेंट होते, तो मुझे तो आपको लंबी रेस के लिए प्रिपेयर करना है, मुझे तो आपको बहुत लंबी रेस के लिए प्रिपेयर करना होता, तो मैं आपको पूरा शुरू से लेके चलता, इतना डिटेल में लेके चलता कि आप परेशान हो जाते। लेकिन फिलहाल आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको क्रिकेट खेलना ऑलरेडी आता है, जिसको गेम ऑलरेडी आती है, वो गेम सब कुछ खेलना आती है, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म हुए हुए हो। तो मेरा काम आपके लिए क्या है कि मैं आपको वो चीजें, वो प्रैक्टिसेस, वो एरियाज पे टारगेट दिलवाऊं जिससे आपकी फॉर्म वापस आ जाए, जिससे आप खुद एबल हो जाएं कि आप पेपर अटेम्प्ट कर सकें, पेपर कर सकें, अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें, मेरी नई नॉलेज को आप बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकें। ये इस कोर्स का टारगेट है। तो माइंड यू, अगर आपने कम पढ़ा हुआ है, पुराना पढ़ा हुआ है, आप रीटेकर हैं, सबके लिए ये कोर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन यू हैव टू हैव अ प्रैक्टिकल माइंडसेट। प्रैक्टिकल माइंडसेट नहीं है तो फिर कुछ भी कर लो बच्चे, कुछ भी कर लो, तुम नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो प्रोफेशनल एग्जाम के लिए प्रोफेशनल हो जाओ। मैं आपको स्टडी प्लानर प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको अपने स्टडी प्लानर, एक डिटेल्ड स्टडी प्लानर मैंने आपके लिए बनाया है, कंसिडर करते हुए कि हो सकता है आप वर्कहोलिक भी हो, आप काम भी करते हो, आपकी नौकरी भी हो, तो आप एक टेक्निकली एसबीआर तक आते आते तक हो सकता है आप एक पार्ट टाइम स्टूडेंट बन चुके हो। सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद आपके लिए एक डिटेल्ड स्टडी प्लानर बनाया है। अगले 30 दिन तक आपने हर दिन क्या करना है, उस दिन के लिहाज से आपको एक स्टडी प्लानर बना लिया है आपके लिए। इस स्टडी प्लानर को इस सेशन के अंदर मैं आपको प्रीव्यू भी करवाऊंगा। आप इस स्टडी प्लानर को फोकस करके चलेंगे, इंशाल्लाह ताला सारे कोर एरियाज आपके कवर हो जाएंगे। हम इसके अंदर स्पेसिफिक ऑन आईएएस और आईएफआरएस के ऊपर ज्यादा गौर करेंगे, जो कि एसबीआर के अंदर बड़े करामत है, बड़े करामत है। यानी वो ना किया ना तो कुछ भी ना किया, वो ना किया तो कुछ भी ना किया, उनके ऊपर स्पेशल फोकस है। और वो कौन कौन से हैं आपको मालूम चल जाएगा। फिर हम कंसोलिडेशन को इन डेप्थ कवर करेंगे। इन डेप्थ कवर करना कंसोलिडेशन को बहुत जरूरी है। उसकी वजह यह है कि देखो, याद रखना, पहली बात तो आपके, अभी हम एग्जाम स्ट्रक्चर दोबारा रिकॉल करेंगे, लेकिन पहली बात तो ये बड़ी क्लियर है कि 30 मार्क क्लियर कट कंसोलिडेशन आना है, प्लस बाकी जो आपका पेपर आएगा उसमें भी ग्रुप सिनेरियोज आ सकते हैं। एंड देयरफॉर इसका मतलब 30 to 40 to 50 मार्क्स आपका कंसोलिडेशन की नॉलेज से निकलता है ना? तो इसका मतलब कंसोलिडेशन को आप बिल्कुल हल्का नहीं ले सकते, इन डेप्थ कवर करनी पड़ेगी। कंसोलिडेशन क्रैश बैच है, फिर भी कंसोलिडेशन इन डेप्थ कवर करनी पड़ेगी। बेसिक अच्छा, कंसोलिडेशन के अंदर आपको मालूम ही है, कंसोलिडेशन के अंदर आपके पास दो एरियाज आते हैं। एक आती है बेसिक कंसोलिडेशन, ठीक है ना? एक आती है बेसिक कंसोलिडेशन, एक आती है आपके पास फर्दर कंसोलिडेशन। बेसिक कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? वो सारी कंसोलिडेशन जो कि अक्सर बच्चे अपने पुराने पेपर के अंदर कवर कर आते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर के अंदर। और फर्दर कंसोलिडेशन मेरे लिए वो कंसोलिडेशन है जो कि आप खालिसतन एसबीआर के पेपर के अंदर आके ही पढ़ते हैं, एडवांस्ड कंसोलिडेशन है। अच्छा, मेजॉरिटी कभी कभार बच्चे गलती क्या करते हैं, इधर फोकस कर रहे होते हैं, बहुत फोकस कर रहे होते हैं, समझ ही नहीं आ रही होती। ओ भैया मेरी बात मान लो, गेम इधर है, मैं ज्यादा मेहनत पहले इस पे कराऊंगा, बेसिक कंसोलिडेशन। अज्यूम कर लेते ना थोड़ी देर के लिए कि आपकी कंसोलिडेशन घटिया है, थोड़ी देर के लिए अज्यूम करेंगे कि आपको कंसोलिडेशन आती नहीं है। आपको फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर, बिल्कुल ब्रांड न्यू तरीके से फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर कंसोलिडेशन पूरा रिव्यू करवाएंगे। मेरा फास्ट ट्रैक भी बड़ा लंबा होता है बाय द वे, तो फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर आपको बेसिक कंसोलिडेशन रिव्यू करवाएंगे। जिस इंसान की बेसिक कंसोलिडेशन अच्छी नहीं है, उसकी कंसोलिडेशन कभी अच्छी नहीं हो सकती। और जब आपकी ये अच्छी होगी तो आपको फर्दर कंसोलिडेशन में ऐसी सपोर्ट मिलेगी कि आप बोलेंगे यार ये तो हो ही रहा है। कभी कभार जब मेरे बच्चे पूरी कंसोलिडेशन ले लेते हैं तो कहते हैं सर फर्दर कंसोलिडेशन बेसिक कंसोलिडेशन से ज्यादा आसान लग रही है। अच्छा, वो क्यों आसान लगती है? क्योंकि बेसिक कंसोलिडेशन में मेहनत है।
बेसिक कंसोलिडेशन में मेहनत है। एक बार ये मेहनत आप लोगों ने मेरे साथ गुजार ली तो फर्दर कंसोलिडेशन तो हो ही जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर सीबी प्रैक्टिस वगैरह सब शामिल है। हाँ, सीबी प्रैक्टिस शामिल है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पास पेपर प्रैक्टिस भी करेंगे। 20-25 सवाल तो आप मेरे साथ वैसे ही करोगे पास पेपर के, 20-25 सवाल तो मेरे साथ वैसे ही करोगे लाइव सिनेरियो के अंदर बैठ के, यानी जिसके अंदर मैं पूरा पेपर सॉल्व कर रहा हूं। फिर इसके अलावा इतने सवाल है, होमवर्क है, मॉक है, सब कुछ है आपके पास। बस आपने टारगेटेड अप्रोच के साथ चलना है, स्टडी प्लानर के ऊपर पूरा फोकस करना है और थोड़ी देर के लिए मान लेना है कि यार जो स्टडी प्लानर सर ने दिया है ना, इसके से हिलने की इजाजत ही नहीं है, इससे हिलने की इजाजत ही नहीं है। मतलब ये तो इतना जरूरी है पेपर को निकालने के लिए जो सर करा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन जितना सर करा रहे हैं ना इस 30 डे क्रैश प्रोग्राम के अंदर, ये तो जरूरी है। इसके अलावा तो गुंजाइश ही नहीं है, फॉर्म वापस आ ही नहीं सकती अगर इतना भी कवर ना किया तो रादर देन कि हम इधर भी देखें, उधर भी देखें, उधर भी देखें, उधर भी देखें, उधर भी देखें। एक प्लेयर होता है ना, एक क्रिकेट का प्लेयर होता है, अगर उसकी मिसाल के तौर पर एक मेजर बैट्समैन, एक बैटिंग ऑलराउंडर है, अगर उसकी बैटिंग फॉर्म ना आ रही हो तो वो ये नहीं कहता कि यार मेरी बैटिंग की फॉर्म नहीं आ रही है, काम करता हूं फील्डिंग और बॉलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर देता हूं। ऐसा तो नहीं करता ना, वो अपने मेजर एरिया के ऊपर हमेशा ज्यादा फोकस रखता है, क्योंकि उसको पता है उसकी वजह शोहरत उसका मेजर एरिया है। हाँ, बॉलिंग कर लेता है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह शोहरत क्या है, उसकी वजह सक्सेस क्या है, उसका मेजर काम है। तो आपका जो मेजर काम है ना, उसके ऊपर मेजर फोकस करना है हमने इसके अंदर, और बाकी सारी चीजें सनड्राई होती हैं। एक बैट्समैन की बहुत अच्छी फॉर्म चल रही हो ना, तो वो साला टेस्ट में बॉलिंग कराता है, फिर भी विकेट ले लेता है बैट्समैन, लेकिन बॉलिंग कराते भी विकेट ले लेता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, आपका हिसाब भी ऐसा ही है। अगर आपका मेजर काम पक्का होगा ना, तो माइनर काम तो खुद ही हो जाएगा, माइनर काम तो खुद ही हो जाएगा। आपको मेजर फॉर्म दिलवानी है हमने, ठीक है ना। आगे आ जाओ मेरे बच्चे, आपको एग्जाम फॉर्मेट एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, उसके बाद स्टडी प्लानर का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, आपको बताऊंगा कि आपने इस पेपर को लेके कैसे चलना है। आपका एग्जाम फॉर्मेट ये है कि आपके एग्जाम के अंदर 2 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। दोनों सेक्शंस के अंदर 2 सवाल आएंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 इन सेक्शन ए, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 इन सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर 50 मार्क है, सेक्शन बी के अंदर 50 मार्क है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो सेक्शन ए की डिवीजन इस तरह है कि पहला सवाल होगा 30 मार्क का, जो कि प्राइमरीली कंसोलिडेशन के ऊपर होगा। प्राइमरीली इक्का दुक्का कुछ और मार्क्स आते हैं इधर उधर से निकल के, लेकिन प्राइमरीली कंसोलिडेशन का सवाल होगा। 30 मार्क का कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट डन है। बाकी 20 मार्क्स आते हैं आपके पास एथिक्स के टॉपिक को लेके, और जिस एथिक्स के सवाल के अंदर आपके आईएएस और आईएफआरएस एग्जामिन हो रहे होते हैं। जो सेक्शन बी है आपका, उस सेक्शन बी के अंदर 2 सवाल आएंगे 25-25 मार्क के, और इस 25-25 मार्क के 2 सवालों के अंदर कंप्यूटेशंस भी आएंगी, इसके अंदर डिस्कर्सिव एलिमेंट भी आएगा आपके पास, इसके अंदर मल्टीपल आईएएस और आईएफआरएस आपसे टेस्ट हो रहे होंगे। कभी ऐसा क्वेश्चन 3-4 आता है जिसके अंदर मल्टीपल पार्ट्स बने हुए होते हैं, हर पार्ट के अंदर नया नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेस्ट हो रहा होता है। कभी एक ऐसी केस स्टडी आ जाती है जिसके अंदर एक केस स्टडी होती है, एक ही केस स्टडी के अंदर मल्टीपल आईएएस और आईएफआरएस लग रहे होते हैं, आपको उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसके अंदर अल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मेजर्स का यानी एपीएम्स का एरिया, जो कि मुझे लगता है आने वाली अटेम्प्ट के लिए बहुत काम का है, ये सेक्शन बी के अंदर टेस्ट होता है। और फिर 8 से 10 मार्क्स के आपके पास करंट इश्यूज टेस्ट होते हैं, जिसको हम बिल्कुल एग्जाम के नियर टू देखते हैं। आपको कुछ बातें मैं करंट इश्यूज से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड हमेशा बताता रहता हूं, और कुछ बातें बिल्कुल एग्जाम से पहले बताता हूं। मैक्सिमम 8 से 10 मार्क का करंट इशू आएगा, अगर आया तो। किसी अटेम्प्ट के अंदर करंट इशू आता है, किसी अटेम्प्ट के अंदर करंट इशू नहीं आता। किसी अटेम्प्ट के अंदर ऐसा होता है कि भाई करंट इशू 8 मार्क का आ जाता है, किसी के अंदर 6 मार्क का आ जाता है, किसी के अंदर 10 मार्क का आ जाता है, जैसे मैंने बोला किसी के अंदर नहीं भी आता। तो ये, लेकिन पूरा सवाल नहीं आएगा करंट इशू के ऊपर, पूरा 25 मार्क का सवाल करंट इशू में नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो 8 से 10 मार्क मैक्सिमम आ सकते हैं करंट इश्यूज से रिलेटेड, इसको बिल्कुल सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सर इस पूरे पेपर को लेके चलने का तरीका क्या है? बेटा लेके चलने का तरीका ये है कि पहले तो कोर्स खरीद लो। कोर्स तुम्हारे पास है ना, तो समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे पास है। सर फिर? बेटा फिर है मेरी मेहनत आपके लिए। मैंने आपके लिए एक 30 दिन का स्टडी प्लानर डिजाइन कर दिया है, 30 दिन का स्टडी प्लानर डिजाइन कर दिया है। ये स्टडी प्लानर मैं बना रहा हूं जून 2024 अटेम्प्ट के लिए। अच्छा, ये स्टडी प्लानर जो है, इसकी एक्सेल फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल होगी आपके पोर्टल के ऊपर, यानी इसको खुद डाउनलोड करके डेट्स को आगे पीछे कर सकते हो अपने लिहाज से, और अल्लाह ने चाहा थोड़ा बहुत आगे पीछे करोगे, खुद ब खुद चीजें मूव होती रहेंगी तुम्हारे पास। प्लानर रेडी है तुम्हारे पास, पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है, चौथे दिन क्या करना है, सब रेडी है। अच्छा,
प्लानर बनाते वक्त ये अजम्पशन रखी गई है कि आप टारगेट ये करेंगे, आइडियल केस ये है कि आप 10 दिन पहले इस पूरे कोर्स को खत्म कर लें। यानी 30 डेज मेरे साथ गुजारे, 10 दिन अपने गुजारे, तो 40 दिन का प्रोग्राम बनेगा आपके लिए। मेरा 30 दिन का प्रोग्राम है, जिसके अंदर पास पेपर भी करा रहा हूं, जिसके अंदर आपकी प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, जिसके अंदर होमवर्क भी दे रहा हूं, जिसके अंदर मॉक भी बताऊंगा, सब कुछ बता रहा हूं मैं आपको। 30 दिन मेरे साथ हैं, 10 दिन अपने साथ हैं, सही है। तो आइडियली 10 दिन पहले आप रेडी होने चाहिए ये मेरा कोर्स कंप्लीट करने के साथ अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, जिसके अंदर आप फिर अल्टीमेटली एंड में जाके कोई मॉक देखेंगे, एंड में जाके कुछ चीजें देखेंगे, वो एंड के लिए छोड़े, रिविजन करेंगे। सबसे एंड बात आखिरी की 10 दिन में रिवीजन होती है। तो 30 दिन प्रिपेयर करेंगे, 10 दिन रिवाइज करेंगे, ये आइडियल टारगेट है। ये जो आपका पूरा प्लानर बनाया गया है, ये इस बात को मलूज़े खातिर रखते हुए बनाया गया है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी ऑडियंस जो कि अभी ये लेक्चर सुन रही है, वो बहुत सारे बच्चे वर्किंग स्टूडेंट्स होंगे, और जो वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं उनकी वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, है ना। देखिए, मैं आपसे क्या मांग रहा हूं, मैं आपको ये इजाजत देता हूं, आपको इजाजत क्या, आपको तायीद करता हूं कि आप कुछ लेक्चर्स 1.25x से 1.5x तक सुन लीजिए। मैं आपको खुद बता रहा हूं, बल्कि मेरे प्लानर में आप ये जो डिवाइजर देखेंगे ना, डिवाइजर, ये डिवाइजर है ही क्या, ये डिवाइजर है स्पीड ऑफ द लेक्चर। स्पीड ऑफ द लेक्चर। अरे कौन ऐसा टीचर है जो खुद बताता है कि क्या करना है? हाँ, 2x कहीं भी नहीं लिखा, 1.5x से मैं कहीं भी आगे नहीं गया। मुझे मालूम है कि मेरा लेक्चर, कौन सा लेक्चर ऐसा है जो कि आपको 1x पे सुनना चाहिए, कौन सा 1.25x पे सुनना चाहिए। बहुत सारे लोग पहले से पढ़ के आए होंगे, ये पेपर पहले भी पढ़ा हुआ होगा और फ्लंक हो गए होंगे, तो उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ना। वो सारी की सारी नॉलेज को बिल्कुल रॉ से तो नहीं पढ़ रहे, तो उनको पहले से एक आइडिया है, बैकग्राउंड में उनको पता है कि क्या होने वाला है। तो डिवाइजर वाला कॉलम बनाया ही इसलिए कि आपकी तरह सोचना स्टार्ट करो। ये सारा स्टडी प्लानर मैंने आपका सोचते हुए बनाया है, अपना सोचते हुए नहीं बनाया भाई। तो डिवाइजर स्पीड को अलाउ करता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल, मैंने बोला ना, फिर प्रैक्टिकल सोच रहा हूं, सही है ना। बिल्कुल ट्यूटर बन के नहीं सोच रहा, प्रैक्टिकल सोच रहा हूं, क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है आपके लिए लिमिटेड टाइम में कवर करना। 1.25 1.5x पे जाने की इजाजत है मेरी तरफ से, जहां मैंने बोला वहां, जहां नहीं बोला वहां नहीं। तो आप देखेंगे मेरा जो स्टडी प्लानर बना है, इसके अंदर एक है लेक्चर आवर्स। लेक्चर आवर्स के बाद है आपके पास कुछ प्रैक्टिकल आवर्स। वो प्रैक्टिकल आवर्स हैं क्या? वो प्रैक्टिकल आवर्स डिवाइजर के बाद है। यानी अगर आप कोई लेक्चर 1.25x से सुन रहे हैं, तो मैंने 1.25 से डिवाइड करके आपके लिए टाइम निकाला है। फिर आपके लिए एक स्टेटस का कॉलम रखा हुआ है कि आप वहां पे मार्क करते चले जाएंगे कि भाई हो गया, नहीं हो गया, हो गया, नहीं हो गया, अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकेंगे, ठीक है ना। मेरी टारगेट ये है कि आप हर वीकडे देखिए, अगर 30 डे प्लान के अंदर आ रहे हो, तो 30 डे प्लान का मतलब 4 हफ्ते। 4 हफ्ते का मतलब ये हुआ कि लगभग 8 वीकेंड मिल रहे हैं। 8 वीकेंड मिल रहे हैं। 8 भी नहीं कहता, क्योंकि मैं फ्राइडे को भी वीकेंड काउंट करता हूं। मैं फ्राइडे को भी वीकेंड काउंट करता हूं, तो 3 4 12, तो 12 वीकेंड है आपके पास, क्योंकि फ्राइडे नाइट मिलती है ना आपको। सैटरडे सुबह देर से उठते हो, तो फ्राइडे नाइट सुबह देर से उठे, फिर सैटरडे पूरी दोपहर और आधी रात, सही है। तो फिर उसके बाद फिर संडे आधा दिन, तो आपके पास टाइम होता है फ्राइडे नाइट, सैटरडे और संडे। ये 3 दिन आपके लिए वीकेंड माने जाएंगे और 4 दिन आपके लिए बाकी क्या माने जाएंगे? वीकडे। मेरा आपको कहना यह है कि आपके पास हर हफ्ते के अंदर 4 वीकडेज हैं। वीकडेज के अंदर आपने डेली देना है 2 घंटे, कहीं 1.5 घंटा है, कोई 2 घंटा है, कहीं 2.5 घंटा है, सही है ना। वो थोड़ा सा चला लेना, कहीं कम किया तो कहीं ज्यादा भी किया है, क्योंकि प्रैक्टिकल हो रहा हूं। और बाकी आपके पास वीकेंड्स के अंदर क्या है बेटा? वीकेंड्स के अंदर क्या है? वीकेंड्स के अंदर आपने देने हैं 4 to 5 आवर्स मैक्सिमम। 4 आवर्स तो देने ही देने हैं, 5 आवर्स मैक्सिमम है, मैक्सिमम। आपको बच्चा बोलेगा सर मैं 5 घंटे कैसे पढ़ सकता हूं? भाई 5 घंटे नहीं पढ़ोगे तो पेपर नहीं निकलेगा ना। और तुम कर सकते हो, देखो अगर तुम प्रैक्टिकली काम करने वाले इंसान हो तो तुम जरूर कर सकते हो। तुम्हें तो अपने ऑफिस के अंदर 8-10 घंटे वैसे ही स्क्रीन के सामने बैठने की आदत है, तो यार मेरा काम क्यों नहीं करोगे? मेरा काम छोड़ो, अपना काम क्यों नहीं करोगे? भाई करोगे ना, ब्रेक ले लेके पढ़ो, लेकिन 4-5 घंटे तो वीकेंड पे निकालो ना। और ये सिर्फ 30 दिन की मेहनत तो है, 30 दिन में इतना काम कर लो, बाकी सब डन है। मेरा प्लानर टॉपिक वाइज टूटा हुआ है, कब कब कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं सब बताया हुआ है, कब वीकडे है, कब वीकेंड है, सब बताया हुआ है आपको, क्या डेट होगी सब बताया हुआ है आपको। बस आपने स्टडी प्लानर को फॉलो करना है और स्टडी प्लानर को आगे फॉलो करते करते चलते चले जाना है। देखो टोटल जाके देखोगे तो 28 दिन प्लस कुछ दिन प्रैक्टिस के, 28 दिन और कुछ दिन प्रैक्टिस के सारा प्लानर तुमको बना के दे दिया। अब भैया तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम कुछ भी नहीं है, बस ये मेरा टाइम तुमने थोड़ा सा मैंने तुम्हारा टाइम लिया ओरिएंटेशन का। तुम्हारा टारगेट क्या है मेरे बच्चे? तुम्हारा टारगेट क्या है मेरे बच्चे? फोकस करो,
फोकस विद कमिटमेंट। 30 दिन मेरे को दे दो, बस 30 दिन मेरे को दे दो, इस काबिल बना दूंगा कि किट के क्वेश्चंस खुद सॉल्व करोगे, इस काबिल बना दूंगा कि मुझसे बहस करोगे आईएएस और आईएफआरएस के ऊपर, मुझसे बहस करोगे सर ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों नहीं लिखा हुआ स्टैंडर्ड के अंदर, इस काबिल बना दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, हमारा काम क्या है कि मैक्सिमम गेन ड्यूरिंग दिस टाइम। मेरे बच्चे, आपने रजिस्टर करना है हमारी वेबसाइट के ऊपर, रजिस्टर एट www.accaonline.co, कॉम नहीं है, को है, हाँ हमारा अपना ही चक्कर है, अपना ही स्वाएगा। तो accaonline.co पे जाके आपने रजिस्टर करना है, अपनी फीस पे करनी है और फिर आगे शुरू कर देना है। सब स्टडी प्लानर गिवन है, सब कुछ तरतीब से आपको गिवन होगा, आपने सिर्फ अपना काम करना है। आप अपना काम करें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल दिया जाएगा, आपके एलएमएस के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एंटर हो जाएं, जो कि सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, और बस फिर अपना काम करना स्टार्ट करें, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, प्लानर को फॉलो करेंगे, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज है जो कि आप दुनिया में ना कर सकते हो। मुझसे बात करनी है तो मेरा नंबर मैं आपको फिर बता रहा हूं, 923452745092। इस पे मुझसे कांटेक्ट करें, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करें और आगे बढ़े। ये पेपर ऐसा है जो हम करके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।